बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पुरस्रार हवेली के बारे में लोगों की राय बहुत मुख्तलिफ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये हवेली आज से 35 साल पहले आबाद थी, फिर रफ्ता रफ्ता अमवात का सिलसिला शुरू हुआ और ये हवेली सुनसान हो गई। दरअसल ये हवेली एक सदी पहले तामीर की गई थी। वो दौर हिंदू सिखों का दौर था। फिर जंग आज़ादी के बाद जब फैसला आर पार का हुआ तो हिंदू सिख इसे हैदराबाद कह के चले गए। 35 साल पहले राणा शहरयार ने इसे खरीदा और फिर इस घर का आखिरी फर्द हिना शहरयार, जो निशा हसीना के नाम से मशहूर है, एक सुपर मॉडल है जिसके जलवों से देखने वाला मस्त महवर हो जाता है। गांव से शहर जाते हुए इसके साथ इसकी वालदा भी थी, मगर वो 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसके पीछे गाड़ी में कुछ लोग इसका ताकुब कर रहे थे। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। अब इस हवेली की इकलौती वारिस हिना शहरयार उर्फ निशा हसीना है, जो बचपन में ही शहर आई और दोबारा कभी हवेली को पलट के ना देखा। कांस्टेबल राशिद जो हवेली को चेक करके आया था, फिर ये तमाम मालूमात उसने अपने सीनियर इंस्पेक्टर सजाद को फराहम की। दरअसल एक दिन पहले हवेली में किसी लड़की का बेदर्दी से कत्ल हो गया था और इस केस को इंस्पेक्टर सजाद हैंडल कर रहा था। इंस्पेक्टर सजाद ने राशिद को कुछ जरूरी हिदायत दी और कहा, लंच के बाद फौरी तौर पर पहले हवेली और फिर निशा हसीना के घर रवाना होना है। इंस्पेक्टर सजाद दोपहर 3 बजे कांस्टेबल राशिद और उसके साथ कांस्टेबल और दीगर सामान के हवेली के अंदर कत्ल वाली जगह पे मौजूद था। कत्ल वाली जगह की सफेद चूने से खास हदबंदी की गई थी। कत्ल करने से पहले लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद जंजीरों से बांधा गया और लोहे की किसी तेज धार आले से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इंस्पेक्टर सजाद ने पोस्टमार्टम बमा कत्ल वाली जगह को देखते हुए कत्ल की नौयत का जायजा लेते हुए कहा। इसके बाद हवेली के दीगर कब्रों का जायजा लिया गया और छोटे मोटे बैलेंस का जायजा लिया गया। अब गाड़ी का रुख शहर की जानिब था और शहर के बाद निशा से मुलाकात करना थी। इंस्पेक्टर सजाद जवां साला, अच्छे कदो कामत का मालिक, एक खुबरू हसीन जवान था और इस वक्त वो अपने 3 अदद कांस्टेबल के साथ निशा के बंगले में मौजूद था। निशा अब आखिर बचपन के बाद अब तक अपने आबाई गांव की हवेली में वापस क्यों ना गई। इंस्पेक्टर ने निशा से दुआ सलाम के बाद पहला सवाल पूछा, मुझे आगे बढ़ना अच्छा लगता है और बचपन से मुझे पुरानी चीजों से कोई लगाव नहीं। मैं आपके पुराने सवाल का इतना ही जवाब देना चाहूंगी जो मीडिया वाले मुझसे कई बार पूछ चुके हैं। निशा ने अपने महसूस मगरूर अंदाज में जवाब दिया, मुझे कत्ल का इल्म हो चुका है। जिसने भी ये किया गलत किया और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप उसे जरूर सजा दिलवाएंगे। मगर इन सबसे पहले, यानी कि आप जो सवालात मुझसे पूछना चाहते हैं, कि आप कुछ पीना चाहेंगे? निशा ने कहा, नो थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई आपकी हवेली खरीदना चाहता है, मगर आप इसे बेचने पे राजी नहीं। इंस्पेक्टर सजाद ने कहा, अरे मैं तो शुक्र करूं जान छूटे उस मनहूस हवेली से मेरी, इसकी वजह से मीडिया वाले हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। निशा ने कहा, वो हवेली शुरू से मनहूस है। जब मेरे वालिद साहिब राणा शहरयार ने खरीदी तो उसके बाद उनकी दुश्मनी मलक फहीम अंजम से हो गई। दुश्मनी की वजह से दोनों तरफ से जानों के नजराने दिए गए। फिर मैं और मेरी वालदा दोनों शहर आए और जब मैंने मॉडलिंग में कदम रखा तो शो बिजनेस की दुनिया में मेरा एक मुकाम बन गया। सो मुझे ब्लैकमेल किया जाने लगा, जिसकी वजह से मेरी वालदा एक्सीडेंट में फौत हुई है। मैंने ब्लैकमेल करने वालों को कानूनी तौर पे सजा दिलवाई। अब मैं खुद ही चाहती थी कि ये हवेली किसी तरह बिक जाए। फिर उस मासूम लड़की दुरे नयाब का कत्ल, वो मेरी स्टूडेंट थी और मैं उसे बड़ी जल्दी मॉडलिंग की दुनिया में लाने वाली थी, मगर उसकी किसी के साथ दुश्मनी ना थी। फिर भी पता नहीं मेरे साथ क्यों बचपन से लेके आज तक जिसे भी मैंने अपना बनाया, जिसे अपना समझा, वही मुझसे दूर क्यों चला जाता है। कहने को तो मैं सुपर मॉडल हूँ, लाखों फैन है मेरे, हजारों चाहने वाले, मगर फिर भी सजू में कामयाबी का सफर अकेले तय कर रही हूँ। निशा की आंखों में आंसू आए। नहीं मैडम, मेरा मकसद आपको हरगिज हर्ट करना नहीं था। प्लीज मैडम, आप दुखी मत हो। इंस्पेक्टर सजाद ने निशा को टिश्यू देते हुए कहा और वो आंसू पूछने लगे। आप एक ईमानदार और अपने फर्ज से लगाव रखने वाले इंस्पेक्टर हैं, वरना आजकल के पुलिस इंस्पेक्टर, ये कह के उसने बात अधूरी छोड़ी।
ऐसी कोई बात नहीं, मैं जितनी इज्जत आपकी करता हूँ उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है। खैर खुदा आपको सब्र जमील अता करे, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन केस के सिलसिले में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अरे रुकिए ना, रात का खाना अगट्ठे खा लेते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे आपने हमारे साथ इतना ताउन किया, बहुत शुक्रिया, और केस के सिलसिले में दोबारा जरूर मुलाकात होगी। सो नेक्स्ट टाइम। क्या मॉडल है? सुपर मॉडल का, और किसी हसास तारीख इंस्पेक्टर ज्यादा लगती है। हाथों और चेहरे को तो पढ़ते देखा था, ये मॉडल लोगों के जहन में पढ़ लेती है। थैंक गॉड कहीं सच में जहन नहीं पढ़ लिया, वरना इस बार तो लाइफ टाइम सस्पेंड हो जाता। बहरहाल कुछ भी हो, खूब जमे की महफिल जब मिल बैठेंगे तो। एक इंस्पेक्टर, दूसरी सुपर मॉडल। घर से बाहर गाड़ी के करीब तीनों कांस्टेबल इंस्पेक्टर सजाद का वेट कर रहे थे। फिर वो रवाना हुए। उसके बाद इंस्पेक्टर सजाद ने कांस्टेबल राशिद को हिदायत की कि वो अपने साथ 2-3 कांस्टेबल और लेकर जाए और हवेली से मुतालिक और मालूमात इकट्ठी करें। नीस पता चलाए कि मलिक फहीम अंजम के खानदान में कौन कौन अब बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक हवेली को हासिल करने की जुस्तजू में है और ये सारी कार्रवाई वही कर रहे हों। इंस्पेक्टर सजाद सुबह ठीक 8 बजे ऑफिस में मौजूद था। उसकी शुरू से आदत थी कि टाइम की पाबंदी करता और वक्त से पहले ऑफिस आ जाता। टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, इंस्पेक्टर सजाद स्पीकिंग। जी सर, मैं कांस्टेबल जैदी बात कर रहा हूँ। कल शाम को आपने जिस लड़की की तलाश का कहा था उसका ठिकाना मिल गया। दरअसल उसे दोपहर 2 बजे कॉलेज से छुट्टी के बाद घर आते हुए रास्ते में अगवा कर लिया गया। मैंने पता चलाया रेलवे स्टेशन के पुराने सरकारी क्वार्टरों में से एक क्वार्टर में उसे कैद किया हुआ है। ये क्वार्टर अब नाकाबिले इस्तेमाल है और काफी शुकिस्ता हालत में है। हुकूमत इसे बड़ी जल्द नीलाम करने वाली थी, पर किसी वजह से रोक दिया गया। लड़की के घर वालों से 20 लाख की मांग की गई। अब नफरी भेजें ताकि रेड की जा सके। वैसे ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं, ये 3-4 हैं, मगर लड़की की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। जैदी, इट्स ओके, तुम वापस आओ, उन्हें मैं अकेला हैंडल कर लूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर इस इलाके में कोई भी किसी को भी अगवा करने से पहले इंस्पेक्टर सजाद को जरूर याद करेगा। लेकिन सर, आपकी जान को खतरा हो सकता है। इंस्पेक्टर सजाद खतरों से ज्यादा खतरनाक है, अंडरस्टैंड? यस सर। इंस्पेक्टर सजाद ने अपने गवर्नमेंट रिवॉल्वर को चेक किया, वो लोड था। उसके बाद उसने अपने दूसरे प्राइवेट रिवॉल्वर में गोलियां लोड की। सरकारी गाड़ी के साथ जैसे वो पहले 3 बार एक्सीडेंट कर चुका था, रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वार्टर की तरफ रवाना हुआ। इंस्पेक्टर सजाद क्वार्टर के बाहर मौजूद था। क्वार्टर की हालत काफी खराब थी। एक गुसीदा सा दरवाजा मुंह फाड़े इंस्पेक्टर सजाद को तक रहा था, जैसे इससे एक अदद लात रसीद करने वाले का मुंसिर हो, और हुआ भी वही। उसने एक नजर पूरे क्वार्टर पे मारी और सीधी दरवाजे पे लात रसीद की। दरवाजा उड़ता हुआ सहन की टूटी फूटी जमीन से टकराया और टुकड़ों में तकसीम हुआ। जहाँ दरवाजा था वहाँ हल्का सा धूल का समा पैदा हुआ और इस धूल से इंस्पेक्टर सजाद क्वार्टर के अंदर दाखिल हुआ और वाज़ेह नजर आने लगा क्वार्टर के अंदर वही कमरे बुराए नाम से ही सलामत थे। इंस्पेक्टर सजाद ने देखते ही अंदाजा लगाया कि एक में लड़की और दूसरे में अगवा करने वाले मौजूद होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर सजाद निहायत ज़हीन, तजुर्बेकार और यंग पुलिस इंस्पेक्टर था। इसलिए देखते ही समझा। दोनों रिवॉल्वर हाथों में मौजूद थे। एक कमरे से 2 ग्रांड मिल शखास बाहर आए। इसे देखो, इंस्पेक्टर साहिब हीरोगरी दिखाने के लिए अकेले ही चले आए, पर ये नहीं पता कि हम 2 और 2 4 हैं। उन दोनों में से एक ग्राडियल शख्स ने कहा, आजा मुन्ने, तुझे फीडर पिलाते हैं। लगता है नया इस एरिया में आया है, इसलिए हमें नहीं जानता, और ये पिस्टल वापस रख ले, वरना तुझे और इन दोनों को ऐसा गायब करेंगे कि ढूंढने से भी ना मिलेंगे। दूसरे ग्रांड शख्स ने कहा, मुन्ने, तो अभी तुम दोनों हो, अगवा करना तो ढंग से आता नहीं, और चले पुलिस इंस्पेक्टर से पंगा लेने। मेरा नाम इंस्पेक्टर सजाद इसलिए नहीं कि मैं खुद डर के झुक जाऊं, मैं तुम जैसों को अपने पाँव में झुकाने आया हूँ। उन दोनों में एक ने धीरे से रिवॉल्वर की जानिब हाथ बढ़ाया। अभी रिवॉल्वर बाहर नहीं निकाला था कि इंस्पेक्टर सजाद ने रिवॉल्वर का रुख उसके सर की जानिब किया और गोली चला दी। क्वार्टर में पहले एक और फिर दूसरी गोली की आवाज यके बाद गूंजी। गोलियां सीधी उनके सरों पे लगी और दूसरी तरफ से खून के फवारे छूटे। गोलियां सर के पीछे से निकल गई। दोनों एक साथ ही धर्म से जमीन पे गिरे। अंदर से एक और शख्स आया, वो बिना किसी हथियार के था, इसलिए इंस्पेक्टर ने भी अपने दोनों रिवॉल्वर एक तरफ फेंक दिए। आजा, तुझे बिना हथियार के इन दोनों के पास भेजता हूँ। वो चिल्लाता हुआ भागता हुआ इंस्पेक्टर की जानिब बढ़ा और हवा में उड़ के इंस्पेक्टर के मुंह पे जंप करके मुक्का रसीद करना चाहा, मगर ऐन मुंह के नजदीक पहुंच के उसका हाथ रुक गया। उसका मुक्का इंस्पेक्टर के मजबूत हाथ की गिरफ्त में था। गिरफ्त मजबूत से मजबूतर होने लगी। वो कराहा और फिर नीचे झुक गया। छोड़ो मुझे, मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ, लेकिन मैं गिरफ्तार करने के मूड में नहीं। इंस्पेक्टर ने एक लम्हे में हाथ छोड़ा और दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। उसने उठने की कोशिश की, मगर इंस्पेक्टर ने मौका न देखा और एक झटके में तोड़ डाली। अब उसकी गर्दन को आजाद किया और वो सीधा इंस्पेक्टर के पाँव में जा गिरा।
कहा था ना, मेरा नाम इंस्पेक्टर सजाद इसलिए नहीं कि मैं खुद डर के झुक जाऊं। मैं तुम जैसों को अपने पाँव में झुकाने आया हूँ। नादान था जो मेरी बात नहीं माना। अगर मानी होती तो अभी जिंदा होता। किसी ने पीछे से जोर से इंस्पेक्टर सजाद के सर में लाठी रसीद की। लाठी इतने जोर से मारी गई कि वो सर के साथ टकराने के बाद टूट गई। इंस्पेक्टर नीचे गिरा। चौथा और आखिरी शख्स पीछे मौजूद था। अब तुझे पता चलेगा कि डर और खतरा क्या होता है, इंस्पेक्टर, चौथे शख्स ने कहा। इंस्पेक्टर की गर्दन पे उसने जोर से क्लाइन मारनी चाही, मगर उसने ब्लॉक कर लिया और फिर फौरन खड़ा हुआ और सीधी पेट में फ्रंट किक रसीद की। वो क्वार्टर के मेन दरवाजे में जा गिरा, जो अब नहीं था। तू भूल गया। इंस्पेक्टर सजाद खतरों से ज्यादा खतरनाक है। उसने फुर्ती रिवाल्वर निकाला और पहले एक फिर 2-3 गोलियां सीधे उसके सीने में मारी। वो शख्स बिना तड़पे वहीं साकित हुआ। इंस्पेक्टर दूसरे कमरे में गया। लड़की के मुंह पे कपड़ा बांधा गया था ताकि वो चिल्ला ना सके और कुर्सियों पे रस्सियों से बांध दिया गया। इंस्पेक्टर ने लड़की को रस्सियों से आजाद किया। वो डर चुकी थी और मुकम्मल तौर पे सहमी हुई थी। इंस्पेक्टर ने उसे हौसला दिया, डरने की कोई बात नहीं, अब वो आजाद है। वो दोनों आखिरी ग्रांडेल शख्स की लाश के पास से गुजर के बाहर आए और गाड़ी में बैठ के थाने की तरफ रवाना हुए। उसने लड़की को उसके घर वालों के हवाले किया। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर के मोबाइल की बेल बजी। हेलो, इंस्पेक्टर सजाद स्पीकिंग। जी, हम सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आपके थाने का एक मुलाजिम कांस्टेबल राशिद शदीद जख्मी हालत में हमारे यहाँ है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ से कॉल बंद हो गई। वो फौरन अपने साथ 2 कांस्टेबल लेके सिटी हॉस्पिटल रवाना हुआ। सिटी हॉस्पिटल पहुंचने पे उसने देखा कि कांस्टेबल राशिद वाकई शदीद जख्मी हालत में था। बहरहाल बरवक्त इलाज मुआवजे की वजह से वो खतरे से बाहर था। राशिद, ये कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो मैं हवेली गया था अकेला। हवेली के अंदर एक पुराने पोसीदा कमरे में से अचानक पता नहीं कहां से एक अजीब किस्म की लड़की आई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, बाल बिखरे थे और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे वहाँ वहाँ जख्म भी थे जिनसे खून बह रहा था। उसके मुंह से भी सुर्ख रंग की झाग निकल रही थी। उसने आते ही मुझ पे हमला किया। वो लड़की थी और मैं लड़का, मगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी और मुझे मारते हुए अजीब अजीब बातें कर रही थी कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। फिर वो कहने लगी, वो हसीन दोशीजाओं को नहीं छोड़ेगी, सबको मारेगी, सबको। मैं उसका मुकाबला ना कर सका और भाग आया। मेरा रिवाल्वर भी वहीं गिर गया। हवेली से बाहर आते ही मैं गिरा, फिर सिरकता हुआ करीबी सड़क के किनारे पहुंचा और बेहोश हो गया। सड़क पे बेहोश पड़े हुए ज्यादा टाइम न गुजरा कि किसी ने देखा। उन लोगों ने मुझे उठा के यहाँ ले आए। उनका कहना है कि वहाँ हवेली में कोई चुड़ैल है। वो हवेली पे कब्जा किए हुए हैं। वो हवेली भूतू चुड़ैलों का मस्कन है। कांस्टेबल राशिद ने अपनी बात मुकम्मल की और दर्द की वजह से कराहने लगा। इंस्पेक्टर सजाद ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और वो चेक करने लगा। डॉक्टर ने कहा इसे अब आराम करने दें क्योंकि मरीज सख्त दबाव का शिकार है। इसके बाद इंस्पेक्टर सजाद वहाँ से थाने वापस आ गया। इन बातों में इतनी सदाकत जरूर है कि कोई 1-1.5 बरस में कितनी ही हसीन और नौजवान लड़कियां, औरतें, कॉल गर्ल्स, मॉडल्स और तवाइफ और असरार तौर पे गायब, लापता और गुम होती रही। कुछ का तो नामो निशान और सुराग न मिला और जो भी अगवा हुई वो तभी अगवा हुई जब वो अपने अपने काम में मशहूर हो चुकी थी और जो मिली को मुर्दा निहायत भयानक हालत में हवेली के अंदर या बाहर। इसके मुतालिक तरह तरह के किस्से और कहानियां मशहूर है। किसी बदरू चुड़ैल का किस्सा बकवास और मन घड़त है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस सब के पीछे कोई शैतान से शख्स बसे पर्दा मौजूद है। इंस्पेक्टर अपने सामने कुर्सी पे बैठे अपने सीनियर ASP असलम यार खान को केस के बारे में बता रहा था, लेकिन वो सिर्फ निहायत हसीन पुरकशिश दोशीजाओं, चाहे वो तवाइफ हों, सुपर मॉडल्स या लड़कियां, उन्हें ही क्यों अगवा करता है। क्या कोई खास बात? हाँ, यकीनन कोई खास बात है, समझे इंस्पेक्टर सजाद। ASP असलम यार खान ने कहा। यस सर, इंस्पेक्टर सजाद ने कहा। अब जाओ और केस को हल करके मुझे बताओ। यस सर। इंस्पेक्टर सजाद वापस अपने ऑफिस आ गया। एक बार भी इंस्पेक्टर के मोबाइल की बेल बजी। हेलो, इंस्पेक्टर सजाद स्पीकिंग। कैसे हो दोस्त? ये आवाज तो सुनी होगी। इंस्पेक्टर सजाद के चेहरे पे मुस्कुराहट रेक्स करने लगी। मैं ठीक हूँ, अपनी सुना मेरे यार, कैसा है? यार ताहिर, आजकल तेरी बड़ी याद आती है। पहले तो तमाम केसेस मिलके अगट्ठे हल करते थे, पर अब ओके, इट्स ओके यार। तुम्हें पता तो चल चुका होगा कि मेरा ट्रांसफर दोबारा तुम्हारे थाने हो गया। मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच गया। वैसे पहुँचना तो मुझे 9 बजे था, लेकिन लेट आना और सही आना मेरी फितरत में शामिल है, ताहिर ने कहा। अभी वो दोनों मोबाइल पे बात कर रहे थे कि SI ताहिर इंस्पेक्टर सजाद के ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा था। इंस्पेक्टर सजाद को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। वो भी पलटा और दोनों एक दूसरे के गले लगे। ये दोनों एक इंस्पेक्टर और दूसरा ASI होने के अलावा बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। इसके बाद इंस्पेक्टर सजाद ने ASI ताहिर को हसीन लड़कियों के कत्ल के बारे में बताया और कांस्टेबल राशिद के जख्मी होने के बारे में।
और ये भी बताया कि मालूमात के मुताबिक अब मलिक फहीम अंजम के खानदान का कोई फर्क इस दुनिया में नहीं। लेकिन एएसआई ताहिर और इंस्पेक्टर सजाद दोनों इस बात पे इत्तफाक नहीं कर रहे थे। अब बकूल इन दोनों के कि वो अकेले पूरी फौज के बराबर हैं, क्योंकि जब वो दोनों एक होके काम करते तो फिर सफेद दूध से सफेद बाल तक निकाल लेते। वो दोनों दोस्तों की तरह रहते, कभी एक दूसरे को सीनियर जूनियर होने का एहसास ना दिलवाते। रात को एएसआई ताहिर और इंस्पेक्टर सजाद जीन्स और टी शर्ट में मलबूस जंगलाती इलाके की तरफ ब्लैक पराडो में रवां थे। ब्लैक पराडो जिस सड़क पे तेजी से दौड़ रही थी, वाकई जाके 3 हिस्सों में तकसीम होकर सामने तारीख जंगल के सीने में बेबस हो रही थी। 400 गंभीर सन्नाटे का राज था, मगर जूजू पराडो जंगल की तरफ बढ़ रही थी, उसकी तेज रफ्तारी की वजह से एक सन्नाटेदार आवाज रफ्ता रफ्ता जंगल की खामोशी में हलचल पैदा कर रही थी। जंगल में से कच्चा रास्ता इस कातला हवेली तक जाता, जिस पर से पासानी गाड़ी जा सकती थी। ताहिर ने गाड़ी सीधी हवेली के सामने खड़ी की और फिर वो दोनों बाहर आए। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर मौजूद थे और वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सदर दरवाजे की जानिब बढ़े। दोनों ने एक एक हाथ से सदर दरवाजे का एक पट खोला और अंदर दाखिल हुए। हर सू तारीकी का राज था, मगर चांद की हल्की चांदनी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। वो सहन से गुजर के कमरों के एक लंबी कतार के सामने खड़े थे। दरमियान में रास्ता था और दोनों तरफ कमरे थे। ऐन रास्ते के दरमियान में उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी देखी। वो दोनों तेजी से चिंगारी की तरफ बढ़े। जब पास आके देखा तो एक सिलगा हुआ सिगरेट था, जिसमें अभी थोड़ी चिंगारी बाकी थी। वो दोनों अलर्ट हो गए। सिगरेट इम्पोर्टेड ब्रांड इंडस्ट्रीज स्मोकिंग 1 क्लास का था। सिगरेट आमने सामने 2 कमरों के दरमियान गिरा था। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए, क्योंकि सिगरेट उस कमरे के ज्यादा नजदीक था, मगर अंदर सिवाय तन्हा तरीके कुछ न था। उन्होंने टॉर्च से जायजा लिया और फौरन सामने के कमरे में दाखिल हुए। इस कमरे में भी कुछ खास ना था। फिर उन्होंने तेजी से तमाम कपड़े चेक किए, मगर कोई भी सुराग ना मिला। फिर ये सिगरेट, आखिर कोई तो यहाँ आया था। अभी वो वापस चलते ही थे कि हवेली से बाहर निकल के गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो सके। पीछे से अजीब सी आवाज आई और ये आवाज ऐन उसी कमरे से आई जिसके बाहर सिगरेट पड़ा हुआ था। वो दोनों एक लम्हे में पलटे और रिवॉल्वर सीधे करके कमरे में दरवाजे पे तान के कमरे के जाने बढ़े। इससे पहले कि वो कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते, दरवाजा टूट के सामने के कमरे के दरवाजे से जा लगा। किसी ने अंदर से जोरदार लात रसीद की। ओ मेरे खुदाया, ये क्या इतनी हसीन और इतनी भयानक। एएसआई ताहिर ने इंस्पेक्टर सजाद से कहा, अपने हाथ पे काबू पाओ, ये मामूली लड़की नहीं। इसी ने कांस्टेबल को जख्मी किया। मैंने तुम्हें इन दोनों के बारे में बताया, ये बड़ी ताकतवर है। लड़की भयानक हालत में किस कदर भयानक लग रही थी। इसके मुंह से सुख जागनुमा खून टपक रहा था। कपड़े चंद एक जगह से फटे हुए थे और वहाँ जख्म थे जिनसे खून रस रहा था। हाथों के नाखून लंबे नोकीले हो चुके थे, बाल बिखरे, मगर इन सब के बावजूद वो बला की हसीन थी, निहायत ही हसीन दोशीज़ा। अब दोनों उससे और वो इन दोनों को घूर रहे थे जैसे हमले के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। लड़की गराई और तेजी से दौड़ी। ताहिर ने गोली चलाई। गोली सीधी उसके सर में लगी। लड़की हवा में उछली और जमीन पे गिर पड़ी, मगर इसकी गिराहट कायम थी और वो दोबारा उठने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो दोबारा उठती, इंस्पेक्टर सजाद ने पहले एक सर में और फिर दूसरी उसके दिल के मुकाम पे मारी। अब वो वहाँ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उन्होंने गाड़ी से कुछ छोटे प्लास्टिक को निकाले और उन्हें फाड़ के लड़की को उनमें लपेट दिया और फिर गाड़ी थाने की तरफ रवाना कर दी। थाने पहुंचने के बाद लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का था, जो कि सुबह आनी थी। इंस्पेक्टर सजाद अपने ऑफिस में कुर्सी पे बैठा था। सामने टेबल पे उस भयानक कातिल खूनी आदमखोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी थी और सामने की कुर्सी पे एएसआई ताहिर बैठा पोस्टमार्टम फाइल को तक रहा था। यार खोले इस रिपोर्ट की फाइल को, एएसआई ताहिर ने कहा। हाँ चलो खोलते हैं, आखिर चेक तो करें कि वो लड़की इतनी होनहार कैसे और क्यों हुई। इंस्पेक्टर सजाद ने रिपोर्ट की फाइल खोली और फिर दोनों उसे पढ़ने लगे। ज़ोंबी, ये क्या ऐसी बीमारी है जो कुत्तों के काटने से पैदा होती है और फिर इंसान की सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अगर इसे कुछ याद रहता है तो वो सिर्फ खून, गोश्त, दूसरों को काटना, उन्हें अपना शिकार बनाना। ये कुत्ते के काटने के बाद बरवक्त तिब्बी इलाज न करवाने की वजह से जन्म लेती है। और इससे पहले जितनी अमात हुई, जिनकी लाशें हवेली के अंदर या बाहर से मिली, इन पे मौजूद निशान इसी लड़की के हाथों और दांतों के थे। हालांकि इसने दुरे नयाब का कत्ल भी किया। ये बातें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर हैं। इंस्पेक्टर सजाद ने एएसआई ताहिर से कहा, गुरु हो जा शुरू। अरे हमें क्या, केस हल हुआ। अब इस हवेली में कोई लाश, कोई मौत नहीं होगी। चलो आओ एएसपी साहिब को बताते हैं, ताहिर ने सजाद को मुबारकबाद देते हुए कहा। एएसपी असलम यार खान ने दोनों की हौसला अफजाई की। उनके ग्रेड बढ़ाने के लिए अपने सीनियर से बात करने के लिए मीटिंग का इंतजाम किया। लेकिन इससे पहले एएसपी ने मीडिया को बुलवाया और केस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी। इस बात का निशा को भी हो चुका था। उसने इंस्पेक्टर सजाद को कॉल की
वो उसकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी, जबकि इंस्पेक्टर सजाद का कहना था कि उसने तो बस अपना फर्ज निभाया। मगर निशा ने उसे हर सूरत रात के खाने पे मदऊ किया, जिसके लिए इंस्पेक्टर सजाद इनकार न कर सका। इंस्पेक्टर 10 बजे निशा के घर मौजूद था और वो ये देख के हैरान रह गया कि इतनी बड़ी अजीम शोहरत की मालिक सुपर मॉडल आज रात बजे किचन में मौजूद खुद खाना तैयार कर रही थी। उसने तमाम नौकरियों को शाम से ही छुट्टी दे दी। यहाँ तक कि मेन गेट खोला तो हुसन के सुरापे को देख के इंस्पेक्टर की जुदत जवाब दे गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। गाड़ी से निकलने के बाद रस्मी हाय हेलो, उसके बाद उसे घर के अंदर ले गई। गाड़ी से निकलने के बाद घर के अंदर दाखिल होने तक इस महसूस मुख्तर रास्ते को काफी मेहनत से रास्ता किया गया और कमरे की आरास्ती का जवाब न था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसी अजीम शोहरत जाबरा सुपर मॉडल ने एक इंस्पेक्टर के लिए आज खुद अपने हाथों से खाना बनाया। तकल्लुफ किया आपने, अब इतनी ज्यादा तबाह है, फिर भी इतना करने की क्या जरूरत, किसी नौकर से कह दिया होता। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पे बैठने के बाद टेबल पे पड़े कीमती बर्तनों में मौजूद खाने पे नजर डालते हुए कहा, आप एक आजाद मनुष्य हैं और वैसे भी जो काम आपने हमारे लिए किया उसका इशारा उसकी आसार खिनादीद की जानिब था। इतना तो बनता है, और वैसे भी सच्ची बात तो ये है कि मुझे आपसे बात करने का दिल कर रहा था, बस ऐसे ही, निशा ने कहा। खाने के दौरान खामोशी रही, लेकिन फिर भी कभी कभी वो कुर्सी से उठकर डिशेस आगे कर देती। ये चेक करें, हाँ ये भी खाएं, मैंने खालिस आपके लिए बनाया। इंस्पेक्टर सजाद हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उस हसीन बाकरा की हाँ में हाँ मिला रहा था कि सजाद इतनी इज्जत तो कभी अपने घर वालों ने ना दी, महकमे के सीनियर्स ने भी, और ये इतनी खूबसूरत लड़की मुझे पलकों पे बिठा रही है। असल में सजाद को भी जिंदगी में इतनी ही खूबसूरत और ज़हीन लड़की की तलाश थी जो इसकी जिंदगी में आए, फिर इसकी जिंदगी मीठी किसी स्वीट की तरह हो जाए, क्योंकि अब वो भी इस दुनिया में निशा की तरह अकेला था। अब वो चाहता था कि इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि कोई इंसान सारी जिंदगी अकेला नहीं रह सकता। उसे हर लम्हे हर पल किसी साथी की जरूरत होती है जो उसकी जिंदगी में रंग भर दे। खाने से फारिग होने के बाद वो बाहर लॉन में बैठे और हवेली के बारे में बात हो रही थी। इंस्पेक्टर बता रहा था कि उसने कैसे उस आदमहूर का खात्मा किया और वो टिकटकी बांधे उसके चेहरे पे नजरें मरकूज किए उसकी आवाज के शहर में खोई हुई थी। अचानक इंस्पेक्टर ने हाथ के इशारे से कहा, निशा जी किधर गुम है? नहीं, मैं तो बस गौर से आपकी बातें सुन रही हूँ। असल में जब किसी को इस ऐसा कोई दोस्त मिल जाए ना जो इसे समझ सके, तो फिर दोस्त यही कहता है, ओए किधर गुम हो, मुझे घूर घूर के क्यों तक रहे हो? मैं असल में इतनी भीड़ के होते हुए भी अकेली हूँ। शोबिस की दुनिया में हर कोई बस अपने फायदे की खातिर दूसरों से ताल्लुकात रखना और बनावटी मुस्कुराना बस ये मामूल है। और जब से आपसे मुलाकात हुई मैं अंदर से जाग हुई, सब कुछ अच्छा लगने लगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि हम दोनों इस तगावत को मिटा दें। क्या मतलब? नहीं, ऐसे ही मुंह से निकल गया, मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ। मेरा मतलब ये थोड़ी था, प्लीज जरा खुल के कहो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने कहा, जरा फिर से कहो। अब वो कुर्सी पर से उठी, इंस्पेक्टर सजाद की कुर्सी के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गई। वो मैं ये कह रहा था, हाँ इंस्पेक्टर बोले, वो ये कि जो आपने खाना बनाया वो बड़ा लजीज था। वो तो मुझे भी पता है, प्लीज आप वो बोलें जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। वो क्या तगावुत? इंस्पेक्टर मुकम्मल तौर पे डरा हुआ था, वो भी सिर्फ एक लड़की से जो कभी अकेला दुश्मनों को छट्टी का दूध चाह दिला देते। आज एक लड़की के सामने खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। असल में बात यह है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कभी किसी लड़की को दोस्त बनाया नहीं। काश अब यहाँ हम दोनों के साथ एक तीसरा होता तो वो जरूर मेरी बात आपको समझा पाता। क्या मतलब? तीसरा कौन? अरे तीसरा मेरा बचपन का दोस्त ASI ताहिर। और कौन? अच्छा, जो आप मुझे समझा नहीं पा रहे, वो आपकी तरफ से आपका दोस्त मुझे समझता। बुद्धू, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सीधी ASI ताहिर के पास चले जाऊं, वो आपसे बेहतर समझ सकता है क्योंकि वो पार्ट टाइम मैथमेटिक का टीचर है और लगता है मैथमेटिक आता ही नहीं है आपको। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैथमेटिक कहाँ से हम दोनों के बीच में आया? यही तो मैं कह रही हूँ कि इस वक्त हम दोनों के बीच में ताहिर कहाँ से आया? लगता है आपसे कुछ ना होगा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो तेजी से उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ती चली गई। कमरे में पहुँच के वो बेड के करीब खड़ी थी। उसे एहसास हुआ इंस्पेक्टर उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी, वो वाकई वहीं मौजूद था। मेरे साथ कभी पहले ऐसा ना हुआ। बहरहाल अब बता ही देता हूँ, हमें ये फासले अब मिटा देने चाहिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। जवाब ने उसने भी उसे एक भूसा दिया। इंस्पेक्टर थोड़ा आगे बढ़ा, निशा ने उसे कॉलर से पकड़ा, खुद को बेड पे गिराया और वो दोनों गुनाहों की दलदल में धंसते चले गए। सुबह खिड़की से आने वाली रोशनी की वजह से निशा जागी। उसने सजाद की तरफ देखा, वो भी बेदार हो चुका था। दोनों फ्रेश हुए, उसके बाद नाश्ता किया और साथ ही दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे कि जैसे कुछ कहना चाहते हो। निशा, रात को जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया। इंस्पेक्टर ने सेब के जूस का घूंट भरते हुए कहा, इंस्पेक्टर इट्स ओके, इसमें मेरा भी बराबर का कसूर है। जो कुछ हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ।
हमें शादी करनी चाहिए क्योंकि यही ठीक है। मैं भी तो यही चाहती हूँ और वैसे भी इस निशा से थक चुकी हूँ। मेरा असल नाम हिना शहरियार है और अब मुझे हिना सजाद बनना है, तो मुझे नाम दोगे ना? मैं तो तुम्हें अपना चुका हूँ, अब बस सिर्फ दुनिया वालों को बताना है। उसके बाद वो ऑफिस में रवाना हुआ, जहाँ पहले ही उसका जिगरी दोस्त एएसआई ताहिर उसका इंतजार कर रहा था। यार मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार, टाइम पे पहुँच गया हूँ। आज तुम इतनी जल्दी कैसे? याद है तुम्हें वो दिन जब हम कोई केस हल करते तो उसके बाद फिर कहाँ जाते थे? वही यार, मजा आएगा, शबाब, नाच गाना। नहीं यार अब नहीं। अरे चलो ना। और फिर दोनों रवाना हो गए। वो दोनों जान बानो के यहाँ मौजूद थे। बानो मशहूर तवाइफ हसन का आला शाहकार, 24-23 साल चलती फिरती हुसन की देवी उनसे मुखातिब थी। 20 साल की थी, नाचना शुरू किया। तब तुम लोग अक्सर आ जाया करते। मैं भी तब नई थी, मगर अब मेरी शोहरत दूर दूर तक है, मगर मैं तुम दोनों को भूली नहीं। जान बानो ने अदाब के बाद अर्ज किया। बस कुछ मसरूफियाती इसलिए तकरीबन 3-4 सालों बाद हासिल हुए। सोचा आज जरा बानो के जलवे देख लें। आजकल आप दोनों की अखबारों में बड़ी चर्चा है। हाँ, काफी अहम था और तुम जानती हो कि हम पुराने शिकारी हैं। इस दौरान मेरी भी कुछ दोस्त गायब हुई और कुछ पता न चला। इसने सिगरेट सिलगाते हुए कहा। वो इंसानों का शिकारी था, हसीन और बेहद पुरकशिश नौजवान और नाजुक अंदाम, 2 दशीजाओं का। बानो ने सिगरेट का एक और कश लिया। उसके बल खाते नीलगो धुएं को मुंह से खारिज करते हुए कहा, जरा खुल के बताओ कौन सा शिकारी? हम भी देखें कि ज्यादा बड़ा शिकारी वो था या हम हैं। जिस हवेली में तुम लोगों ने ऑपरेशन किया, किसी जमाने में उस हवेली के मालिक शहरियार की दुश्मनी फहीम अंजन से थी। उन दोनों के मरने के बाद शहरियार की बेटी निशा तो शहर जाके सुपर मॉडल बन गई। इस दौरान मलक फहीम अंजम का एक बेटा सुहेल अंजम लंदन से साइंसदान बन के लौटा। मेडिकल के शोबे से उसका ताल्लुक था। वो अक्सर यहाँ आया करता और गाँव वाली हवेली में जिसमें वो मुकीम था, जो उसकी बाप की थी, लड़कियां मंगवाया करता। वो नाच गाने का बड़ा शौक था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो पागल हुआ। यहाँ से जो लड़कियां उसके पास जाती वो वापस ना आती और कुछ दिनों के बाद उनकी लाशें उसी भयानक हवेली के बाहर मिलती। जब उससे पूछा जाता तो वो कहता कि लड़कियां तो यहाँ आई ही नहीं। आसपास के लोगों ने कहा कि ये लड़का पागल हो चुका है। दरअसल उसने लड़कियों पे तजुर्बे शुरू कर दिए। गाँव वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन वो अचानक कहीं गायब हुआ। उसका कुछ पता ना चला। सिगरेट भी वो यही इंटरनेशनल स्मोकिंग क्लास 1 पीता। तुम लोगों ने जो किसी हल किया वो भी इसी से मिलता जुलता है। बस आप लोगों को देख के याद आया। ओह शिट, इंस्पेक्टर सजाद ने कहा। क्या हुआ? वो जिंदा है, केस अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें याद है हमने जो हवेली में सुलगता सिगरेट देखा था वो किस कंपनी का था? इंटरनेशनल स्मोकिंग क्लास 1। हमें जल्दी असलहे लेके नफरी के साथ हवेली रेड करना होगा। शुक्रिया जान बानो, ये लो। ताहिर ने उसके हाथ में पैसों की एक गड्डी दी और वो दोनों वहाँ से जल्दी निकल गए। वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे। चलो जल्दी उस कमरे की जानिब जहाँ वो लड़की देखी थी, जरूर वहाँ कुछ सुराग होगा। एएसआई ताहिर की हिदायत पे कांस्टेबल ने लात मार के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। अभी वो अंदर दाखिल हुआ ही था कि अचानक वो अंदर से उठता हुआ सामने की दीवार पे जा लगा। उसका नरहा कर चुका था। गले से गरम गरम सो खून तेजी के साथ बह रहा था। साथ ही अंदर से एक हसीन खूनी दोशीजा ने छलांग लगा के दोबारा कांस्टेबल पे हमला करना चाहा। जैसे कि उसने छलांग लगाई, खुले हुए मुंह और कांस्टेबल के गिरने ही वाली थी कि एएसआई ताहिर ने फौरन गोली चलाई। गोली सीधी उसके मुंह में लगी और दूसरी जानिब से बाहर निकल गई। वो वहीं ढेर हो गई। कमरे के अंदर फर्श से जमीन एक जगह से सिरकी और वहाँ से एक और लड़की बाहर निकली जो नहायत गजबनाक आंखों से उन्हें तक रही थी। वो उनकी जानिब भागी। इंस्पेक्टर सजाद के पास खड़े कांस्टेबल ने एक और फायर किया और वो भी वहीं ढेर हो गई। फिर उस तहखाने से कोई बाहर न आया। इंस्पेक्टर सजाद की हिदायत पे तमाम कांस्टेबल तहखाने के अंदर दाखिल हुए। आगे से उनपे 5 आदमपुर आदमियों ने हमला किया। वो बड़े ताकतवर थे। उन आदमियों की हालत भी लड़कियों जैसी थी। कपड़े जगह जगह से फटे थे। वहाँ जख्म थे जिनसे खून रस रहा था। मुंह से सुर्ख रंग की झाग निकल रही थी, लेकिन वो ताकत में लड़कियों से ज्यादा ताकतवर थे। देखते ही देखते उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पे हमला किया। चश्मे सतन में 5 पुलिस कांस्टेबल के गले चीर फाड़ डाले। वो वहीं तड़प के ठंडे हुए। बाकियों ने अपने असले के मुंह खोले। 5 को गोलियों से छलनी किया और आगे बढ़े। आगे कमरा था जो कि खाली था और अंदर सफेद पर रोशन था। आगे जाने का रास्ता भी वहीं से था। बाकी कांस्टेबल्स ने पहले शक किया, फिर अंदर दाखिल हुए। कमरे में पहुंच के वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि बल्ब बंद हुआ और अंदर अजीब किस्म की गैस खारिज होने लगी। वो कमरे के दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उनके लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए फायर किए, मगर वो बुलेट प्रूफ था। गैस इतनी जहरीली थी कि कांस्टेबल के जिस्म का मांस खलने लगा। उन्होंने वहीं तरफ की जान दे दी। एएसआई ताहिर और इंस्पेक्टर सजाद हवेली के बाकी कमरे चेक कर रहे थे। सजाद ने ताहिर से कहा कि वो नीचे तहखाने में जाए और वो अकेला बाकी का एरिया चेक करके आता है।
एएससी ताहिर तहखाने में दाखिल होके आगे बढ़ा। आगे मेडिकल लैब थी। वो अंदर दाखिल हुआ। सामने कुर्सी पे हिना शहरयार रस्सियों से बंधी थी। ताहिर कुर्सी की तरफ बढ़ा। आगे पीछे कोई न था। हिना के मुंह पे टेप चिपका दी। वो रस्सियां खो रहा था कि हिना ओहो, वो शायद कुछ कहना चाह रही थी। ताहिर ने उसके मुंह से टेप उतारने ही लगा था कि किसी ने पीछे से जोरदार लोहे की राड ताहिर के सर के पिछले हिस्से पे मारी। उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। गलत बंदे से पंगा ले लिया। इबरतनाक मौत दूंगा तुम दोनों को। और तुम्हारा तीसरा साथी उसकी तरफ अपने 2 बेहतरीन जहरीले जानवर भेजे हैं। वो अभी वापस आ रहे होंगे। तुम लोग इसी के पास पहुंच जाओगे। अच्छे हाथ से दोनों पुलिस में हो, अयाशी करते और तुम सुपर मॉडल हो। इस पुरानी वसीदा हवेली का क्या करना था तुमने? मुझे जहरीली साइंस से प्यार है, इश्क है। लोगों पे जहरीली साइंस से तजुर्बे करता हूँ। इन्हें कुत्ता, सांप और तहा का जानवर बना देता हूँ। तुम जो करते रहे हो और कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम इंसानियत के खिलाफ हो। तुम कुदरत के खिलाफ काम कर रहे हो, इसलिए तुम गर्क हो जाओगे। बेहतर यही है कि सरेंडर कर दो और हमें खोल दो, क्योंकि तुम्हारा बचना मुश्किल है और नामुमकिन भी। कौन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा? बुलाऊं उसे? सुनील ने गुस्से से गिराते हुए कहा। वो कोई ट्रेन या बस नहीं जिसके आने का टाइम हो। तूफान बुलाने पे नहीं आता, अपनी मर्जी से आता है और तबाही मचाता है। तो उससे कहर से बच नहीं पाएगा। आ रही है तेरी मौत। मेरी बात मान और सरेंडर कर दे। कौन आता है? जल्दी ना बता, वरना मैं अपने कुत्तू के आने से पहले तुम्हें मार दूंगा, सुनील अंजुम ने कहा। इंस्पेक्टर सजाद मेरा दोस्त, वो खतरों से भी ज्यादा खतरनाक है। आ रहा है तुम्हारी मौत, लेकिन इस वक्त तो मेरे कब्जे में हो और ये मेरा एरिया है। सुनील ने नोकदार पतली लोहे की राड उठाई। भाग के ताहिर की जानिब बढ़ा। वो सिर्फ ताहिर के पेट में घूमने वाला था कि एन टाइम पे किसी ने रिवॉल्वर का बटन दबाया। गोली सुनील के बाजू पे लगी। उसके हाथ से लोहे की राड, जो बिल्कुल ताहिर के पेट के करीब थी, उसके पांव पे गिर गई। एरिया कुत्तू का होता है, शेरों का नहीं। शेर अपनी मर्जी से आता है और तबाही मचाता है। सुनील अंजुम ने गोली चलाने की जानिब की। उसने रिवॉल्वर तानिस इंस्पेक्टर सजाद करा था। उसके एक बाजू पे गोली लग चुकी थी। वो आधा नकारा हो चुका था। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार किया। फिर एएसआई ताहिर हिना शहरयार को रस्सी से आजाद किया। थाने रवाना हुआ। तफ्तीश करने पे पता चला कि सुनील अंजुम एहसास कमतरी, पागलपन का शिकार था। मेडिकल साइंसदान बनने से पहले इसका किसी लड़की से चक्कर था, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। सुनील अंजुम ने गुस्से में आके उसे और उसके शोहर दोनों को शादी की पहली रात कत्ल किया। वो उस लड़की के हादसे की वजह से शुरू में बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा। फिर जब वो मुकम्मल साइंसदान बना तो उसे हर खूबसूरत तरीन लड़की में अपनी धोखेबाज महबूबा दिखती और वो उसे अगवा कर लेता। उसे अपना गुलाम बनाता कि कहीं ये लड़की भी इसकी महबूबा की तरह किसी को धोखा न दे। वो वाकया उसके दिमाग में मुसलत हो चुका था और मज़ीद तफ्तीश करने पे पता चला कि जिस लड़की को ये अपनी महबूबा कहता और बाद में उसका कत्ल करता, दरअसल वो उससे मोहब्बत करती ही न थी। वो जिससे प्यार करती उसने उसी से शादी कर ली। सुनील अंजुम जबरदस्ती उस पर अपना हक जताता। दरअसल उसे शुरू से इंसानी मेडिकल साइंस से गहरी दिलचस्पी थी। उसे जुनून की हद तक शौक था। इस जुनून को हालात ने पागलपन से भी आगे पहुंचाया और आखिरकार उसे मौत की सजा सुना दी। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जब उनके पास थोड़ा बहुत इल्म दौलत आता है तो वो खुद को दूसरों से बालातर समझने लगते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं। खुदा ने उन्हें किस मकसद के लिए पैदा किया, कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत। इंसान हाकी है, खाली हाथ दुनिया में आता है और खाली हाथ दुनिया से जाता है, सिवाय अपने अमालों के। और वो ये भूल जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला अफजल है।